बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंटली हमने देखा कि जब से जनरल रिटायर्ड फैज़ को हिरासत में लिया गया, मिलिट्री की हिरासत में लिया गया, उसके बाद एक चीज़ जिसके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, वो ये थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को मिलिट्री की तहवील में दिया जा सकता है। और ये ड्राइंग रूम की सियासत से निकल कर ये हर जगह पहुंची। फिर इसके ऊपर फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी आई, इसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स भी आई। अब आज फाइनली इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेकेंडली, 8 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस जलसे को लेकर एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि लगता है कि मुल्क में आइन कानून नाम की चीज ही कोई नहीं है। और ये जलसा या कोई चंद हजार लोग जो हैं ये इकट्ठे होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे होना, वर्कर्स इकट्ठे होना, मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अपने चैलेंजेस, जो असल चैलेंजेस थे हुकूमत के, वो सारे भूल भुलाकर इनका एक ही चैलेंज बना पड़ा है तहरीक इंसाफ। और वो तहरीक इंसाफ का जिसका लीडर, जिसके नाम के ऊपर पार्टी चलती है, जिसके नाम के ऊपर लोग वोट डालते हैं, वो साहब अभी इमरान खान साहब, वो अभी जेल में बैठे हैं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद मिलिट्री कस्टडी। इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में देने की बाज़गश्त या ये अफवाह या ये खबर या ये इसके ऊपर कह लीजिए कि ये चमगोइयाँ हर तरफ जारी हैं और डेली बेसिस पे जारी हैं, और ये बहुत बड़ी खबर होगी ऑब्वियसली। इसमें मजीद तकवीत तब आई कि जब जनरल रिटायर्ड फैज को गिरफ्तार कर लिया गया, तो 9 मई के साथ जोड़ करके जी 9 मई के पीछे जनरल फैज की भी कोई प्लानिंग में हिस्सा था, इस तरह की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रही और पीटीआई ने उनके साथ मिलकर ये किया, और वो बैक एंड पे वो थे, ये थे, एंड ऑल दैट। सिंस जनरल फैज इज इन मिलिट्री कस्टडी नाउ, तो इमरान खान साहब की भी मिलिट्री कस्टडी में दिया जा सकता है। अब आज ये तासुर मेरे नज़दीक भी मजीद तकवीत पकड़ गया कि जब तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली कार्रवाई की है। पहले मैं भी ये समझता रहा कि ये जब जब भी बात होती है तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से, हुकूमती कुछ दोस्तों से, तो कहते थे यार अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज मुझे भी क्लैरिटी आ गई है। क्लैरिटी किस तरह आ गई है कि आज तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से वकील अजीज करामत भंडारी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, डीजी एफआईए और आईजी जेल खाना जात को भी दरखास्त में फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बानी पीटीआई को फौजी तहवील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि बानी पीटीआई की सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में रहते हैं। अब यहाँ से ये तासुर, यहाँ से ये खबर जो है, ये बिल्कुल ठीक साबित होती है कि जनाब वाकई समथिंग इज कुकिंग, कुछ चल रहा है कि इमरान खान साहब को कस्टडी में दे दिया जाए मिलिट्री की। अब इससे पहले जो लोग मिलिट्री कस्टडी में थे, हसान न्याई साहब हैं, हैदर मजीद साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, इबाद फारूक साहब हैं, उस्मान साहब हैं, 80 के करीब लोग थे, जिनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया हुआ है। और कुछ से तो मेरी मुलाकातें भी हुई, जो मिलिट्री कस्टडी में रह के आए हैं, उनसे मेरी मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन बाकी लोग अभी भी वहाँ पर हैं। सवाल यहाँ पर मिलिट्री कस्टडी में जाना, सिविलियंस का मिलिट्री की अदालतों के अंदर मुकदमात चलना, ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये कितना बड़ा सवाल है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से बेहतर आपको और मुझे कोई नहीं दे सकता। काजी फाइसा साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस जो हमारे, ये माजी में मिलिट्री कस्टडी और मिलिट्री अदालतों को लेकर क्या कहते रहे, और आज ये पिटीशंस को लेकर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल का निशान है इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। इसी तरह की पिटीशंस, इसी तरह के केसेस, मतलब देखिए ना कि आप एक टाइम के ऊपर, जब आप चीफ जस्टिस नहीं बने, आप जस्टिस हैं, आप मिलिट्री कस्टडी को गलत कहते रहे, फिर आप ऊपर चले जाते हैं, तो फिर आप वो पिटीशन लेके बैठ रहे, या तो उसकी तशरीह कर दीजिए ना, उसको जस्टिफाई कर दीजिए कि बता दीजिए आप पाकिस्तान के अवाम को, मुझे से लोगों को बता दीजिए कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये ठीक है। अगर कोई साबित होता है कि जनाब इस तरह का डायरेक्टली मिलिट्री का कोई लेना देना है इस केस के साथ, तो फिर ये मिलिट्री की अदालतों के अंदर चल सकते हैं मुकदमात, और इसके ऊपर कोई गलत नहीं है, तो फिर मेजर जैसे लोग चुप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज भी तहरीक इंसाफ जो है, वो इमरान खान साहब की कस्टडी रोकने के लिए, तहवील में देने के लिए, रोकने के लिए आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और यहाँ पर सवालिया निशान फिर एक यही है कि वो जो पिटीशन पिछली पड़ी हुई है मिलिट्री कोर्ट्स वाली, अगर उस पिटीशन के ऊपर कुछ फर्दर कार्रवाई होती, तो शायद आज ये पिटीशन यहाँ पर दायर करने की जरूरत ना आती। इस तरह की कोई भी पिटीशन जो आती है, जो काजी फैसल साहब के कॉल फेल का तजाद जाहिर करती है, तो फिर यहाँ पर काजी साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मजीद सवालात उठ जाते हैं। आपको पता है, मैं बहुत सख्त गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ, मैं सिर्फ दलील के साथ अपना जो इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास, वो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर काजी साहब को एक दफ़ा सोचना तो चाहिए कि यार मेरी क्रेडिबिलिटी रह क्या गई है, मेरे पल्ले क्या रह गया हुआ है, मैं खड़ा हुआ कहाँ पे हूँ। एनीवेज, एक जलसा आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सितंबर में, जो स्टार्ट हो चुका है, चंद दिनों के अंदर जलसा है। और पूरा इस्लामाबाद, क्योंकि मैं आजकल इस्लामाबाद में हूँ, तो पूरा इस्लामाबाद इस टाइम के ऊपर सील कर दिया गया है। अपने ब्लू एरिया से आगे निकलना है, जैसे ही आप
नेशनल असेंबली की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो कंटेनर ही कंटेनर, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर। वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ जाना हो तो लग पता जाता है बंदे को कि निकलना आपने डिप्लोमेटिक के कौन से गेट से, और पूरा इस्लामाबाद यूं घूम के ऊपर से और मैरियट के बाहर से ऊपर, और फिर पता नहीं कौन कौन सी रोडों से आपने अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है। पूरा इस्लामाबाद पहले से सील हुआ पड़ा है इस तरह का, ये एरिया जो है सारा। एक और कहानी है भाई, ये सेनेट में बिल पेश किया गया, और ये बिल पेश किया है जनाबे वाला ऑब्वियसली हुकूमत की जानिब से आएगा। तो इसमें लिखा क्या गया जरा वो सुनिएगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल कैद होगी। अब इसकी डिटेल सुनते जाइए और फिर मैं इसके ऊपर और बात करते हैं। मुल्की ऐवान बाला सेनेट में विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल की कैद की सजा का बिल पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद में पुरमन इज्तमा अमन आमा बिल सेनेट में पेश कर दिया गया, और ये बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो जमहूरियत के चैंपियन बनते, बुजुर्गवार जिनकी उम्रें उम्रें गुजर गई सियासत में, इरफान सिद्दीकी साहब ये बिल पेश कर रहे हैं। बिल में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को असेंबली को मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है, और अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर इसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है। मतलब जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होगा वो एसएचओ को कहेगा कि जनाब फला जगह पे लोग क्यों इकट्ठे हैं, और अगर वो इकट्ठे होते हैं वहां पर तो एसएचओ पहले कहेगा कि जनाब यहाँ से चले जाओ, नहीं जा सकते जाते वो, अगर वो वहां पर जिद करते हैं तो इवेंचुअली एसएचओ साहब जो है वो वहां पर फोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये एडवांस आपको ये बिल सेनेट में पेश करने के इरफान सिद्दीकी साहब क्या जरूरत पेश आ गई? यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, यही पीएमएलएन जो आज हुकूमत में है, जो आपकी जमात है, यही पीपल्स पार्टी जो आपकी कोलिशन है। पीपल्स पार्टी तो सिंध से चली थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो सिंध से चले थे, और टक आके टक्कर आपने इस्लामाबाद को मारी थी। कोई 10 20 50 गाड़ियां थी, एक एक दो दो बंदे में बैठे थे, 200 बंदा लेके आप उसको लंबा चौड़ा मार्च शो करके तो आप इस्लामाबाद आए थे। और फिर जो मरियम बीबी हैं वो भी महंगाई मुकाओ मार्च लेके आई थी। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आकर किसी भी चीज के ऊपर एहतजाज करने की जरूरत पड़े तो क्या इन लोगों ने एहतजाज वाघा बॉर्डर पे जाके करना है, या गंडा सिंह बॉर्डर पे जाकर उन्हें खड़े होकर एहतजाज करना है, या अफगानिस्तान के ईरान के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर एहतजाज करना है? एहतजाज आप किससे करते हो जिससे आपको प्रॉब्लम होता है? एहतजाज आप किसके सामने करते हो कि जहां से आपको होता है कि यू आर द प्रॉब्लम, या आप वजह है प्रॉब्लम की, यू आर द रीजन। तो भाई इक्तदार के ऐवानों में बैठे लोग ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, और यही इन्हीं के सामने एहतजाज भी किया जाता है, और इन्हीं को प्रॉब्लम्स का वजह भी ठहराया जाता है। सो ये इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज नहीं होंगे, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, ऑल द पार्टीज। यही कल को पीएमएलएन ने एहतजाज करना है, यही पीपल्स पार्टी ने कल को एहतजाज करना है, और अपने इस्लामाबाद में ही एहतजाज करना है तमाम लोगों ने। अगर आप शहर इक़्तिदार में जो इक़्तिदार पर बैठे लोग हैं, जो मोहल्लात में रहते हुए लोग हैं, इनके सामने एहतजाज नहीं करना तो फिर ये क्या करेंगे? किसी मतलब इतवार बाजार में जाकर एहतजाज किया करे सियासी जमातें। मतलब तहरीक इंसाफ ने ये जो जलसा करना है तो ये किसी इतवार बाजार के बाहर जाकर स्टेज लगा ले और वहां पर जलसा करे, तो फॉर गुडनेस सेक पता नहीं की हो की गया साडे मुल्क के हुक्मरानां नूं, और ये किस किस्म की जमहूरी हुकूमत है कि जो एहतजाज करने के ऊपर भी पाबंदी है। और एक और चीज़ ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये जलसे के एनओसीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कितनी दफ़ा मिले हैं, कितनी दफ़ा सस्पेंड किए गए हैं, कितनी दफ़ा इनको मिले, और कितनी दफ़ा डिप्टी कमिश्नर ने और इस्लामाबाद पुलिस ने इनको जलसा करने से इजाज़त नहीं दी पीटीआई को। इवेंचुअली लग रहा था इस दफ़ा कि कुछ इजाज़त मिल जाएगी या कुछ थोड़ा हाथ हौला रखा जाएगा। तो उसके बाद भी जनाब ये बिल आ गया हुआ है। अगर ये बिल पेश करने के बाद यहाँ सेनेट से और असेंबली से मंजूर कर लिया जाता है तो फिर भाईजान उसके बाद तहरीक इंसाफ के दमादम मस्त कलंदर हुआ करेगा, बंदा उठाया करेंगे। 9 मई के लोग अभी तक कुछ जेलों में हैं, एजाज चौधरी साहब जैसे, गवर्नर साहब जैसे, उमर सरफराज चीमा साहब जैसे, ये वो वैसे लोग, महमूद रशीद साहब जैसे, अभी तक 15 16 महीने के बाद भी जेलों में। और उसके बाद फिर कहानी ये होगी कि जनाब जलसों से लोग पकड़े जाएंगे और फिर 3 3 साल के कैद और 10 10 साल कैद होगी। अब कितने हजारों की तादाद में पकड़े जाएंगे, सैकड़ों की तादाद में पकड़े जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा सख्त कानून आ रहा है, बहुत सख्त कानून आ रहा है। और ये कानून भी एक एतराफ़ शिकस्त है कि हम हालात तो ठीक नहीं कर सके, हम एहतजाज की वजूहात को ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन हम एहतजाज करने वालों को ख़त्म करने चल पड़े हैं कि 3 साल तुम दो उन्होंने अंदर, और 3 साल के बाद जब अगली कार्रवाई होगी तो अगली कार्रवाई फिर अगर सेकंड टाइम वही बंदा, मतलब 3 साल की जेल काटेगा एक बंदा एहतजाज करते हुए, 3 साल के बाद वो वापस आया, उसने 3 साल बाद फिर एहतजाज किया, फिर अब अगली दफ़ा अंदर जाएगा तो वो 10 साल के लिए अंदर जाएगा। इस मुल्क के खुदादाद के कवानीन और कवानीन बनाने वालों के ऊपर सिर्फ तरस आता है, मुझे अब इनकी ज़हनी हालतों के ऊपर तरस आता है। पहले मैं होता था कि मतलब मैं मॉक करता था कि यार व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम, अब मैं इनको मॉक भी नहीं कर सकता।
अब मुझे वाक़ई में तरस आता है, खुद पे तरस आता है सिंस आई एम रेज़िडेंट ऑफ दिस कंट्री, और मुझे इनकी ज़हनी हालतों के ऊपर तरस आता है कि ये किस किस्म की कानून साज़ियाँ करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं। आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली। आगे चलिए तो एक और खबर कि वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मतलब अब अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आप अपने जहाँ पर आप अपने काम के पैसे लेते थे, वहीं पर अब आपने अपनी ज़ुबानबंदी के पैसे लेने हैं, वहीं पर अब आपने सर तस्लीम खम करने के पैसे लेने हैं। और फिर सरकारी मुलाजिम जब मैं कहता हूँ ना, तो सरकारी मुलाजिम मेरे नज़दीक वो होते थे जो रियासत के मुलाजिमीन होते थे। उसमें फ़ौज भी इंक्लूडेड है, उसमें जुडिशरी भी इंक्लूडेड है, उसमें ये आपके तमाम जो रेगुलर बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी इंक्लूडेड। इनके मुलाजमीन सिर्फ उस निज़ाम के मुलाजिम हैं कि जो आप और मैं टैक्स दे के खड़ा करते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, जो शनाख्त हम रखते हैं, उस निज़ाम के ये मुलाजमीन हैं। और उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम महकमे, तमाम अफवाज, तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट्स, तमाम ब्रेंचेस, तमाम फौज वो जजेस, ये तमाम लोग एक सिस्टम के तहत आते हैं, सरकारी मुलाजमीन कहलवाते हैं। उसमें वासा के, LDA के, CDA के, KDA के, हर तरह के मुलाजमीन, हर डिपार्टमेंट आ जाता है। अब मेरे नज़दीक तो इन मुलाजमीन का खाता ये होता है कि जनाबे वाला, ये मुलाजमीन एक निज़ाम जिसको आप और मैं टैक्स दे के चला रहे हैं उसके मुलाजमीन हैं। हुकूमत कोई भी आए, PMLN की आए, PTI की आए, पीपल्स पार्टी की आए, JUIF की आए, किसी की भी आए, हुकूमतें बदलती हैं, निज़ाम वैसे का वैसा रहता है। ये सरकारी मुलाजमीन वहाँ के वहाँ हैं, क्योंकि आपने देखा कि कोई भी हुकूमत आएगी तो वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO, AC, ये इवन कांस्टेबल, ये तो रहते ही रहते हैं ना। अब जनाब ये हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे, डिसइन्फॉर्मेशन फैलती है, हुकूमत का इमेज गंदा होता है। अब हुकूमत परफॉर्म करेगी तो इमेज अच्छा होगा कि मतलब ये खबरें कहाँ से निकलती हैं कि क्या समरी पेश करने जा रहे हो, क्या कानून साजी करने जा रहे हो, किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हो। इन्हीं महकमों के इन्हीं मुलाजिमीन से तो खबरें निकलती हैं। तो आप उनके सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हो, तो क्या उनको आप आज़ादी इज़हार राय उनसे भी छीन रहे हो? कि हाँ, ठीक है, तुम हमारी हुकूमत में बहुत तंग हो सकते हो, लेकिन तुम हमारे खिलाफ बात नहीं करोगे। ये कैसी जमहूरियत है नाज़रीन? इसको मतलब अकेले बैठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर लिविंग इन। ये कैसी जमहूरियत है कि सरकारी मुलाजिम जो है वो एहतजाज नहीं कर सकता, वो अपना कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जी आप लोग बहस मुबाहिसों में एंगेज होते हो, हुकूमत का इमेज गंदा होता है, ये होता है, वो होता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मेमोरेंडम जो भेजा गया है, मेमोरेंडम के मुताबिक मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्क की खुद मुख्तारी और वकार के मुनाफी बात की इजाज़त नहीं, और ना ही मुलाजमीन मीडिया पर ऐसी बात कर सकते हैं जिससे दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हों। मेमोरेंडम में मजीद कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन को अक्सर सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसा करते देखा गया। हिदायत का मकसद सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना नहीं। मेमोरेंडम में हिदायत दी गई है कि इदारे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से काबिल एतराज़ मवाद हटाने के लिए निगरानी करते रहे। मतलब अगर आप मरियम नवीर नवाज़ साहिबा की तारीफ़ कर सकते हैं सरकारी मुलाज़मीन, तो फिर मुस्बत है ना इस्तेमाल, फिर तो उनको कोई एतराज़ नहीं है हुकूमत को, फिर आप करते रहें। मरियम बीबी की फ़ोटो लगाएँ तो चुक के रखो, फिर ऑल गुड। और अगर आप शहबाज शरीफ साहब की फ़ोटो नहीं लगाते, फिर आप चुक के नहीं रखोगे, और फिर आप ज़ेर-ए-ताब आ जाओगे, फिर आप सस्पेंड भी हो सकते हो, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सो ऐसी जा हुकूमतें, एंड में मुझे एक और चीज़ इजाज़त दीजिए कहने की। हुकूमतें हमेशा वो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इक़दामात के ऊपर ज़ोर देती हैं। जिस तरह का ये अभी जुल्सों वाला बिल आ गया इस्लामाबाद में, जैसे इरफ़ान सिद्दीकी साहब लेके आ गए। ये मेमोरेंडम आ गया सरकारी मुलाज़मीन को कि इंसान बनो, मीडिया पे बात नहीं करनी। लेकिन एक काम नहीं करते कि ये परफ़ॉर्म इतना अच्छा करें कि अवाम खुद इनके साथ चल पड़े। ये अपनी 24 घंटे की तवानाइयाँ, अपनी एनर्जीज़ जो है ना, वो परफ़ॉर्मेंस बेस्ड कर दे कि यार हमने मेहनत इतनी करनी है, परफ़ॉर्मेंस इतनी देनी है कि अवाम अश कर उठे और हमारे साथ चल पड़े। उस पास से ध्यान ही नहीं देना है। फ़ोटो सेशंस, आजकल बारिशें हो रही हैं, मैंने सुना है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में आजकल सुना है, लाहौर में बहुत बारिशें हुई हैं, रात को भी, आज भी पूरे लाहौर में पानी खड़ा हुआ है। अभी देख लीजिएगा, वो शुएब भी नहीं आएगा, मरियम नवाज़ साहिबा भी आज रूट नज़र नहीं आएँगी। जब पानी निकल जाएगा, तो इवेंचुअली उसके बाद क्रेडिट लेने हम सब आ जाएँगे। मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि आपका काम बारिश का पानी निकलवाना नहीं है। आपका काम वो सिस्टम बना देना है कि जिस सिस्टम के तहत सरकारी मुलाजमीन अपनी जॉब इतने अच्छे से करें। वो जो जिस तरह बुज़दार जैसी गवर्नमेंट में अंडर ग्राउंड टैंक बने थे, वाटर टैंक बने थे पानी निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट ज़्यादा लेके आएँ। ये अच्छी प्लानिंग करें। आपका काम इम्प्लीमेंटेशन है। आपका शुएब को फ़ोन करना काम नहीं है, मरियम बीबी। आपके वज़रा का ये काम नहीं है। माज़ी में भी वहाब रियाज़ साहब करते रहे, और ये शहबाज शरीफ साहब करते रहे, बुज़दार साहब इवन करते रहे। लेकिन बुज़दार बेचारे जब जा रहे थे तो उनके गवर्नमेंट में सिर्फ वो कुछ टैंक शैंक बन गए थे। सो ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको वैसे ही याद रखें यार। ज़बरदस्ती या डंडे के ज़ोर से आप किसी की विल, किसी की राय चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप करते भी हैं, आप कोशिश भी करते हैं, तो आप हालात को मज़ीद फ्लेयर अप करते हैं।
आप हालात को मज़ीद गंदा करते हैं और वही चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं और फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज कुछ कर लेते हैं तो देन इट्स ऑल गुड एंड इट्स फॉरगॉटन। नहीं, कल को आपने चले जाना है, हुकूमत किसी और की होगी, फिर आप पे इन चीज़ों को लेकर बहुत सारा एतराज़ होता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा और जलसे जुलूस को हुकूमत के इस बिल के बाद ज़रा गौर से सोच समझ के अल्लाह हाफ़िज़।